हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज वन कॉन्सेप्ट आ डे में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में? क्योंकि आरबीआई ने अभी अभी अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, अपनी गाइडलाइंस में चेंजेस किए हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि आरबीआई ने जो है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अपनी जो गाइडलाइंस थी उनको चेंज किया है और ये गाइडलाइंस जो हैं वो 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाली हैं। ये जो माइक्रो फाइनेंस का टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इस सेक्टर के बारे में जानना, गाइडलाइंस के बारे में जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। अब माइक्रो फाइनेंस किस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है माइक्रो और दूसरा है फाइनेंस। तो फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? फाइनेंस का मतलब आप जानती हैं, जैसे लोन फैसिलिटी देना, पेमेंट फैसिलिटी देना, रेमिटेंस फैसिलिटी देना, ये सब क्या है? ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज किसको? माइक्रो क्या होगा मतलब? माइक्रो का मतलब होगा वो हाउस होल्ड जिनकी इनकम काफी कम है, जिनके पास जो है अभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंची हैं। तो माइक्रो फाइनेंस का क्या मतलब हुआ कि माइक्रो फाइनेंस का मतलब हुआ द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे? ये वो एंटिटीज होंगी जो कि माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी ऐसे पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड्स को। तो ये डेफिनेशंस हैं माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। यहां पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में लिखा हुआ है दैट प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू पीपल हु डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी। स्मॉल लोन्स का मतलब क्या हुआ? स्मॉल लोन्स का मतलब है, इंडिया में अगर आप बात करें कि 1 लाख से अगर कम का लोन है तो आप उसको स्मॉल लोन कह सकते हैं। इंडिया में वो कौन सी एंटिटीज हैं जो कि इस तरह की माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो कि रजिस्टर्ड हैं एज एनबीएफसीज एज वेल एज इन अदर फॉर्म्स। एज एनबीएफसी का मतलब क्या? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से एनजीओज हैं, वो अपने आप को एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर करवा लेती हैं या एज एनबीएफसी अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या गाइडलाइंस में चेंजेस जो है आरबीआई लेकर के आया है। सबसे पहला जो चेंज आरबीआई ने किया है कि अब जो फिक्सिंग है लेंडिंग रेट की वो कौन करेगा? वो उस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का या फिर उस एंटिटी का जो भी बोर्ड है वो फिक्स करेगा। तो मान लीजिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है तो बैंक अपना खुद डिसाइड करेगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसी है तो उसका बोर्ड डिसाइड करेगा कि कितने इंटरेस्ट रेट पर हमें इन हाउस होल्ड्स को लोन प्रोवाइड करना है। अब ये कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कि आरबीआई या गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड नहीं करेगी। ये डिसाइड करने का हक किसको दे दिया गया है? फ्रीडम किसको दे दी गई है? उस बैंक के या फिर एनबीएफसी के या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बोर्ड को दी गई है। रिवाइज्ड द डेफिनेशन, किस चीज की डेफिनेशन को रिवाइज किया है? कि जो एनुअल इनकम होनी चाहिए हाउस होल्ड की, कि जिसको आप अगर लोन दें तो वो माइक्रो लोन की कैटेगरी में आ पाए। तो जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है उसको रिवाइज करके कितना कर दिया गया है? 3 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अगर अब कोई बैंक किसी ऐसे हाउस होल्ड को लोन देता है जिसकी इनकम 3 लाख या उससे कम है तो उसको माइक्रो लोन की कैटेगरी में रखा जा सकता है, माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। पहले ये लिमिट कितनी थी? ये लिमिट थी 1.2 लाख रूरल एरियाज के लिए और 2 लाख थी सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज के लिए। तीसरा चेंज क्या है? अनसिक्योर्ड लोन्स विल नाउ बी कंसिडर्ड माइक्रो लोन्स। इसके अलावा बैंक अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन देता, अनसिक्योर्ड का मतलब जिसमें बैंक ने कोई गारंटी या कोई सिक्योरिटी लोन के बदले में नहीं रखी है उसको आप कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो बैंक अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन देता है तो उसको भी माइक्रो लोन की कैटेगरी में रखा जाएगा। कैप ऑन मंथली लोन रीपेमेंट, जब आपने बैंक से लोन लिया है तो आप रीपे भी करना है। रीपे किसकी फॉर्म में करते हैं? आप ईएमआई की फॉर्म में करते हैं। तो अब ईएमआई कितनी आप भरेंगे उसके ऊपर एक कैप लगा दिया गया है। जो भी मंथली हाउस होल्ड इनकम होगी
उसका 50% से ज़्यादा जो है आप जो है किसी से भी वसूल नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई। यानी कि कोई अगर आपने माइक्रो लोन दिया है किसी को, ऐसा हाउस होल्ड है जिसकी मंथली इनकम सिर्फ 10,000 रुपये है, तो आप उससे ईएमआई की फॉर्म में 5,000 रुपये महीना से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। पहला ऐसे कोई कैप नहीं था, तो उसकी वजह से क्या होता था कि बहुत ही हाई ईएमआई ले लेते थे और उसकी वजह से जो हाउस होल्ड्स हैं वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते थे। डेट ट्रैप में क्यों फंस जाते थे? क्योंकि उनका सारा पैसा तो ईएमआई भरने में चला गया। अब वो अपने खर्चे कहाँ से निकाले, तो उनको खर्चा करने के लिए वो फिर से कर्जा लेते थे और उस कर्जे में वो फंसते चले जाते थे। तो इसलिए आरबीआई ने ये मूव लिया है कि अब जो है 50% से ज़्यादा आप उनसे नहीं वसूल कर सकते हैं। नो प्री पेमेंट पेनल्टी। अगर मान लीजिए किसी हाउस होल्ड ने 3 साल के लिए लोन लिया है और 2 साल बाद ही वो पूरा पैसा जमा कर देते हैं, तो बैंक उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। रिमूव्ड एग्जम्पशंस फॉर नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़। जैसे मैंने बताया बहुत सारी एनजीओज हैं या नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ हैं जो कि रजिस्टर करती हैं अपने आप को फॉर माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको पहले कुछ एग्जम्पशंस मिलते थे कि जैसे मान लीजिए कुछ टैक्स बेनिफिट मिल गया या और किसी तरह की कोई रिबेट मिल गई, तो अब उनके लिए ये सारे एग्जम्पशंस जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और आरबीआई ने उनको कहा है कि आप एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पर जो है फटाफट से आप रजिस्टर करिए। ऐसा क्यों किया है आरबीआई ने? टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए जितनी भी एंटिटीज हैं उनको रेगुलेशन करने के लिए। अब पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एक ही तरह की रेगुलेशन जो कि सब एंटिटीज पर लागू होंगी। प्रोमिनेंट डिस्प्ले ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब कोई भी एंटिटी कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट वसूल कर रही है, कितना एवरेज इंटरेस्ट रेट है और कितना मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, इसके बारे में उनको अपने ऑफिस में डिस्प्ले करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। इंक्रीज द मैक्सिमम लिमिट। किस चीज की मैक्सिमम लिमिट? जो एनबीएफसीज जो हैं इस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही थी, तो उनको अब पहले मान लीजिए वो 100 रुपए का लोन दे रही थी एनबीएफसीज, तो अब उनको उस 100 रुपए में से 25 रुपए कंपल्सरीली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में देने पड़ेंगे। पहले ये लिमिट सिर्फ 10% थी, अब उसको 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 25% कर दिया गया है। तो कोई भी अगर एनबीएफसी है तो उसको एटलीस्ट 25% माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में देना पड़ेगा। और ये गाइडलाइंस किस पे एप्लीकेबल होगी? उन्हीं पर एप्लीकेबल होंगी जो कि इस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करती हैं, यानी कि जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स, जो हमारे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उन पर लागू होगी। जो भी हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके ऊपर भी ये लागू होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए? सबसे पहला जो सिग्निफिकेंट है वो ये है कि यूनिफॉर्म रेगुलेशन देता है फॉर ऑल एंटिटीज। अब चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो आप कोई एनजीओ हो, चाहे वो कोई एनबीएफसी हो, हर एक के लिए एक ही तरह की रेगुलेशंस हैं। सेकेंडली, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेट ट्रैप। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अब जो है एक कैप लगा दिया गया है ऑन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डेट ट्रैप में फंसने के चांसेस जो है वो काफी कम हो जाएंगे। इंक्रीज दी आउटरीच, क्योंकि आपने जो इनकम लिमिट है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? 3 लाख कर दिया है। तो अब एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है हमारा, अब वो माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी में आ सकता है। तो इसलिए अब माइक्रो फाइनेंस की जो आउटरीच थी वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। रिस्क बेस्ड प्राइसिंग। अब आपने फ्रीडम जो है लेंडर को दे दी है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स करेगा। तो अब जो है जो भी बैंक है या जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो अब खुद से डिसाइड करेंगी। तो अब वो किस पे डिसाइड करेंगी कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा लोन देने में, उतना ही हायर इंटरेस्ट रेट बोरोवर को देना पड़ेगा। रिस्क अगर कम इन्वॉल्व है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो आपको बैंक जो है सस्ते दामों में आपको लोन दे देगा। तो एक रिस्क बेस्ड प्राइसिंग होगी जो कि एक मार्केट मूव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एक सिग्निफिकेंट स्टेप होने वाला है। लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए? बोरोवर के लिए भी और लेंडर के लिए भी। पहले क्या होता था कि लेंडर का अपर हैंड होता था, अब किसका है? अब दोनों का ही एक इक्वल एक लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों को मिला है। बोरोवर को भी जानकारी है कि मैक्सिमम मिनिमम एवरेज इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, मेरे क्या राइट्स हैं, है ना। तो अब दोनों के लिए जो है
एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है, लेंडर को भी आपने फ्रीडम दे दी है कि आप रिस्क बेस्ड प्राइसिंग करिए, तो दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्टली फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा। देखिए ये कौन सी कैटेगरी है माइक्रो फाइनेंस, ये वो लोग हैं जिनको कि अभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज जो हैं वो नहीं मिल रही थी। तो ये जो गाइडलाइंस हैं, इनके बाद जो चेंजेस आएंगे, इसके बाद अब बहुत बड़े सेक्शन को जो है वो बैंकिंग फैसिलिटीज जो हैं वो ऐसा उम्मीद है कि वो अवेलेबल होंगी। तो ये किसको प्रमोट करेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद देखते हैं किस तरह का एमसीक्यू हमसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। दिस इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। दी सर्विस और सर्विसेज रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस इज और आर। कौन सी सर्विसेज जो है माइक्रो फाइनेंस के अंडर दी जा सकती हैं या दी जाती हैं? पहला क्रेडिट फैसिलिटी, सेकंड सेविंग फैसिलिटी, थर्ड इंश्योरेंस फैसिलिटी, फोर्थ फंड ट्रांसफर फैसिलिटी। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, 1 ओनली, बी 1 and 4 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या डी 1, 2, 3 and 4। तो देखिए अब माइक्रो फाइनेंस में जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, माइक्रो फाइनेंस में सिर्फ एक ही स्पेशलिटी क्या है कि ये ऐसे हाउस होल्ड्स को दिया जा रहा है जिनकी एनुअल इनकम काफी कम है। अदरवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज सारी की सारी वही प्रोवाइड की जाती हैं जो कि एक कहना चाहिए कि नॉर्मल हाउस होल्ड को मिलती हैं। तो चाहे वो क्रेडिट फैसिलिटी हो, सेविंग हो, इंश्योरेंस हो, फंड ट्रांसफर हो, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए डी, यानी कि 1, 2, 3 and 4। मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? RBI's guidelines for microfinance sector is going to provide a leap in achieving financial inclusion. Comment. तो जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप शुरू कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके बाद आप बॉडी में लिखिए कि RBI की क्या गाइडलाइंस हैं। अब आपको यहाँ कमेंट करना है तो आपको उसके दोनों साइड्स दिखाने पड़ेंगे, यानी कि एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंट क्या है और चैलेंजेस क्या हैं, या और अभी क्या रोड ब्लॉक्स हमारे सामने हैं कि जब तक फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव हो उससे पहले इन चैलेंजेस को ओवरकम करना जरूरी है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।